हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे संसदीय सदन के बारे में। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को बनते हैं। संसदीय सदन बिल्कुल अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, देखो संसदीय सदन क्या होता है, हम इस तरह समझेंगे कि जिस तरह से हमारे घर में होते हैं या आपके घर में क्या होता है, कोई ना कोई गार्जियन होता है। और जिस तरह से हमारे घर में अगर मेरे पापा क्या है गार्जियन है, तो क्या होते हैं कि हम सब उसके सदस्य होते हैं। इस तरह हमारा घर चलता है। इसी प्रकार अन्य घर में भी ऐसे होता है। ठीक प्रकार उसी प्रकार जो हमारा संसदीय सदन है उसी प्रकार होता है। ठीक है, उसमें भी जिस तरह से किस किस चीज से मिलता है, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनते हैं, और इसमें एक राष्ट्रपति होते हैं। इस तीनों से मिलकर बनते हैं सांसद। और जब हम एक बात करेंगे कि जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन चीज बना और किस अनुच्छेद में बना, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो हमारा जो संसदीय सदन है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। कितने चीजों से? तीन चीजों से मिलकर। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सब नोट डाउन करते जाएगा। ठीक है, चलो हमारे जो जिस तरह हम कर रहे हैं वैसे ही करेगा। जिस तरह संसदीय सदन कितने में होते हैं, तीन चीजें से मिलकर बनी होती है। तीन चीजें से मिलकर बनी होती है। देखो पहला होता है राज्यसभा, राज्यसभा। देखो और दूसरा क्या होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, लोकसभा, लोकसभा होता है। ठीक है, और तीसरा कौन होते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखो ये पूरा जो संसदीय सदन है, ये पूरा संसदीय सदन इस चीज से मिलकर बनता है। ये संसदीय सदन जो है किस चीज से मिलकर बनता है, इस तीन चीज से मिलकर बना होता है, जो कि बनता है अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 79 में बनता है, अनुच्छेद। ठीक है, देखो संसदीय सदन कब बनता है, संसदीय सदन जो होता है अनुच्छेद 79 के तहत बनते हैं, और इसमें ये तीन चीजें में सम्मिलित होते हैं। अब बारी बारी से पहले राज्यसभा देखेंगे, उसके बाद लोकसभा देखेंगे, हम बाद में देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं राज्यसभा के बारे में। चलो यहाँ लिखते हैं राज्यसभा, और ये हुआ अपना लोकसभा। तो पहले हम देखेंगे इस राज्यसभा के बारे में, उसके बाद देखेंगे लोकसभा के बारे में, हम बाद में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो चलो पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखो तीन चीजें से मिलकर बनी होती है। पहले हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। एक तरफ राज्यसभा लिखते हैं, राज्यसभा। ठीक है, एक तरफ राज्यसभा आपका हुआ, एक तरफ हुआ लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, और हम बारी बारी से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। बाद में हम देखेंगे राष्ट्रपति को। देखो आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले नंबर तो ये हो सकता है, पहले नंबर कि ये बनता है कितने, पहले नंबर ये बनता है अनुच्छेद 80 के तहत। इसकी जो संरचना होगी वो अनुच्छेद 80 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में आता है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अब देखो इसमें और पॉइंट क्या हो सकते हैं कि राज्यसभा जो होता है अनुच्छेद 80 के तहत होते हैं। इसमें जो सदस्य की संख्या होती है, सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या कितनी होती है, 250। इसमें सदस्य की संख्या कितनी है, 250। अब देखो राज्यसभा में जो राज्यसभा कैसा सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है, अस्थाई सदन है। ऐसे पॉइंट नोट करते जाना, ये कैसा सदन है, अस्थाई सदन है। अब देखो इसमें जो बहुत सारे अंतर होते हैं कि बहुत सारे बच्चा इसमें फंस जाता है हमेशा कि इसके राज्यसभा कैसा सदन है। राज्यसभा में बता देता हूं, ये उच्च सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, ये उच्च है। ठीक है, उच्च सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन, उसको बोलते हैं निम्न सदन, और यही इसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है। ये बात याद रखना, द्वितीय सदन। ठीक है, उच्च सदन होता है, द्वितीय सदन होता है, ये अस्थाई सदन होता है। इसके जो इसमें निर्वाचित होने के लिए जो उम्र सीमा चाहे, उम्र सीमा कितनी होगी, उम्र सीमा। ठीक है, उम्र सीमा जो होनी चाहिए वो होने चाहिए इसके लिए 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का होनी चाहिए। अगर आयु की बात करें हम तो आयु होना चाहिए 30 वर्ष का। ठीक है, उम्र होना चाहिए 6 वर्ष और आयु होना चाहिए 30 वर्ष। अब देखो इसमें और क्या बन सकते हैं, ये देखो इतना तो हो गया, ये उच्च सदन है। अगर मैं बात करूं, ये अस्थाई सदन है। ये क्या, ये राज्यसभा के बारे में जानते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। ठीक है, क्या होंगे, राज्यसभा कभी भंग नहीं होंगे। और इसमें जो इसके जो 2/3 सदस्य, देखो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या होंगे, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदन जो है, 1/3 सदस्य
एक तिहाई जो सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि एक तिहाई सदस्य हर बार बदल जाते हैं। अब देखो इसमें जो धन विधेयक जो है, धन विधेयक इसमें पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक, देखो धन विधेयक जान लेते हैं, ये किस में अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद क्या होते हैं 110 में है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक वर्णन है। राज्यसभा में जो है धन विधेयक आएगा ही नहीं, इसमें क्या होंगे, बस ये इसको सिफारिश कर सकता है, ये क्यों होंगे, इसमें होंगे, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है, धन विधेयक इसमें नहीं होता है, धन विधेयक लोकसभा में होता है। अब देखो धन विधेयक में क्या होते हैं, उसमें होंगे अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अब देखो ये इसमें क्या होते हैं, इसका जो पहला बार बैठक हुआ था वो क्या होता, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को इसका पहली बार गठन किया गया, याद रखना, गठन किया गया। देखो गठन तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया, लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई थी, याद रखना, पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई हुआ था और 1952 को हुआ था, ठीक है, 13 मई 1952 को हुआ था। इसमें और भी बहुत सारी चीज, पहले अब इसमें हम चलते हैं, और इसमें भी बहुत सारी चीज बचा हुआ है, आगे तरफ देखेंगे। देखो लोकसभा जो है ये बनते हैं अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक है, इसमें कितने अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद होंगे 81, अनुच्छेद 81 होंगे। लोकसभा को अगर हम कहें तो ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन होंगे, निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन बोलेंगे, और निम्न सदन प्रथम सदन, इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन, ठीक है, प्रथम सदन होते हैं। अनुच्छेद कितने होंगे, 81 की तहत लोकसभा बनते हैं, याद रखना। और ये कौन है, जाओ अनुच्छेद 81 के तहत बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि सदस्य संख्या कितनी होती है, सदस्य की जो संख्या होगी, सदस्य संख्या इसमें 500 होते हैं, ठीक है, 500 होते हैं, या हम इसको 552 तक मान लेते हैं, ठीक है, 552 होते हैं सदस्य संख्या। देखो अब तो पहले ऐसा था कि मनोनयन होता था, ठीक है, पहले क्या होता था कि मनोनयन होता था, 2 अंगल भारतीयों को राष्ट्रपति चुनता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको भी मतलब या इसको 550 भी बोल सकते हो। अभी पहले कितना था, पहले 552 था, अब 550 हो गया, मतलब कि वो नहीं, मतलब कि 2 अंगल भारतीयों को चुनने का प्रावधान था राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अब शायद वो प्रावधान हटा दिया गया। देखो ये क्या है, ये अस्थायी सदन है, कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये अस्थायी सदन है। इसमें क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति इसको कभी भी, जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब इसको राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है, अस्थायी सदन है। अब देखो इसकी सदस्य संख्या इतनी होती है। उम्र सीमा बहुत मेन पॉइंट VVI है। देखो उम्र सीमा कितनी होगी इसके लिए, देखो उम्र सीमा तो होगी 25 वर्ष, उम्र सीमा होगी 25 वर्ष, और इसकी जो उम्र सीमा होगी 25 वर्ष। अब देखो आयु कितनी होनी चाहिए, देखो आयु होना चाहिए 25 वर्ष, और कार्यकाल, सॉरी देखो कार्यकाल होना चाहिए, कार्यकाल, देखो ठीक है, आयु सीमा 25 वर्ष होगा, आयु सीमा 5 वर्ष, एक गलती तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक। देखो कार्यकाल कितने होंगे, कार्यकाल होंगे 25 वर्ष के लिए, और ये कितने होते हैं, अरे उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, 5 वर्ष और ये होगा 25 वर्ष, ये ध्यान देना। ये उम्र सीमा इसके लिए होगा 25 वर्ष, और कार्यकाल इसके लिए कितने होंगे, 5 वर्ष के लिए होते हैं, और इसमें क्या होते हैं 6 वर्ष होते हैं, 30 वर्ष होते हैं। अब इसमें क्या होगा, कभी भी भंग किया जा सकता है। देखो अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। वैसे तो देखो क्या होते हैं, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी नहीं होते हैं। मंत्री परिषद का जो प्रधान कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देखो वैसे तो जो पूरा देश की जो राष्ट्र कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में नियुक्त है, लेकिन ये जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये मंत्री परिषद प्रधानमंत्री इसका नेता होता है। तो क्या होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामाती कार्यपालिका है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। अब देखो अब क्या बन सकते हैं इससे, देखो इसके जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था, गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष लोकसभा के, ठीक है। अब देखो इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत श्याम, डॉक्टर अनंत श्याम, ठीक है, डॉक्टर अनंत श्याम जो थे ना इसके पहले। अब प्रथम अध्यक्ष इसके लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर थे, उपाध्यक्ष अनंत श्याम था। अब देखो एक चीज और कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ठीक है, अभी ओम बिरला हैं, अभी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ओम बिरला है अभी के, ठीक है। किस नंबर के हैं ये भी ध्यान देना, तो मैं आपको बता दूं ये 17वां नंबर के, 17वां, ठीक है, कौन से नंबर के, 17वां नंबर के हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष ये थे, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनंत श्याम है, ठीक है। यहाँ पर देखो राष्ट्रपति क्या होते हैं, जिसमें मैंने जाना कि ये क्या होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में हमारा संसद इस चीज से मिलकर बना है, अनुच्छेद 80 से या अनुच्छेद 81 से। अब राष्ट्रपति क्या करता है इसमें, इस दोनों में क्या करता है, संशोधन नहीं, उसके सत्रावसान करता है, मतलब कि इस दोनों का क्या करेगा, 6 वर्ष, मतलब कि इस दोनों का जो सेवा में, इसको बोला था प्रथम सदन, इसको बोला था दूसरा सदन, इसको जो आहूत कौन करता है, इस दोनों सदन को कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। मतलब इसमें हर में दो बार होना, जो एक साल में दो बार होना जरूरी है, 2 बार से कम नहीं हो सकता, 2 बार से होगा तो उसका जो है ना मतलब समय होना चाहिए 6 वर्ष, ज्यादा नहीं होना। देखो एक और चीज इसमें, देखो लोकसभा से एक और चीज जुड़ा होता है कि धन विधेयक, इसमें पता है कि धन विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक, देखो धन विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक तो मैं बताया कि अनुच्छेद 110 में संबंधित होता है, ये अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 110 से संबंधित होता है धन विधेयक। धन विधेयक लोकसभा में जो है ना ये मान्यता करता है। देखो ये लोकसभा धन विधेयक मतलब ये बेबस सिफारिश कर सकता है, राज्यसभा धन विधेयक को लेकर सिफारिश कर सकता है, लेकिन लोकसभा उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो अगर मान लो कि कोई भी विधेयक आता है, उस 14 दिन सूचना क्या होगा, अगर मान लो कि लोग ये सिफारिश कर सकता है, ठीक है, इसको सिफारिश करेगा। अब देखो धन विधेयक के संबंध में क्या होता है, बस देखो अब इससे इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा मतलब लोकसभा से नहीं बनने वाला है, ठीक है, लिख लो इसका, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे चलेंगे। देखो ये एक चीज मिटा देना, ये उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा नहीं होगी, आयु तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, लेकिन इसके जो होने चाहिए काल मतलब समय, कितने समय के लिए रहेगा, ये 6 वर्ष के लिए रहेंगे। ये अस्थायी सदन है, वो अस्थायी सदन है। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब कुछ और महत्वपूर्ण बात की तरफ चलेंगे। अब धन विधेयक के संबंध में एक चीज और जान लेते हैं, ठीक है। देखो धन विधेयक, धन विधेयक इसमें अनुच्छेद 108 में, इसमें क्या होते हैं कि ये लोकसभा में पारित नहीं किया जा सकता, कि लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। राज्यसभा क्या करता है, बस सिफारिश कर सकता है धन विधेयक के संबंध में, लेकिन वो लोकसभा इसके मानने के लिए बाध्य कतई नहीं है। देखो ये पहला सदन कौन हुआ, पहला सदन हुआ लोकसभा, और दूसरा सदन कौन हुआ, राज्यसभा। देखो जब विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाता है तो पहला एक होता है संयुक्त वेशन, हमारे संविधान के अनुच्छेद में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद, देखो संविधान का जो अनुच्छेद होता है 108, संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद है 108, ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 108
ये संबंधित है संयुक्त अधिवेशन से, संयुक्त अधिवेशन। देखो हमारा जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 108 है वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये लोकसभा संबंधित है, याद रखना ये लोकसभा संबंधित है, और अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन संबंधित है। संयुक्त अधिवेशन क्या होते हैं? ये 3 स्थिति में बुलाए जाएंगे, 3 स्थिति में। पहला देखो किसने स्थिति में बुलाए जाएंगे, किसके द्वारा बुलाए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है, ये राष्ट्रपति को अधिकार है संयुक्त अधिवेशन करने की। कौन से अधिकार है? 3 कारण जब होंगे, जब विधेयक, मान लो कि एक तरफ है राज्यसभा, देखो राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम सदन, इसको बोलते हैं द्वितीय सदन या दूसरा सदन हो, ठीक है, दूसरा सदन, ठीक है। ये होते हैं उच्च सदन, ये होते हैं निम्न सदन। देखो विधेयक, ये जो धन विधेयक है, मान लो कि लोकसभा जो, ये लोकसभा क्या किया, इसमें भेजा, तो क्या होंगे? पहला, जब धन विधेयक पहला भेजते हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पहला जो कारण है, पहला सदन, दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। देखो लोकसभा ने धन विधेयक राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा ने क्या किया? उसको अस्वीकार कर दिया, माना ही नहीं। जब सांसद, अब दूसरा कारण क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की क्या कारण हो सकते हैं? पहला तो कारण हुआ दूसरा सदन, और जब पहला सदन भेजा मनोनयन के लिए, लेकिन क्या किया? दूसरा सदन अस्वीकार कर दिया। दूसरा क्या होंगे? जब दोनों अस्वीकार कर दिए। देखो जब दोनों सदन अस्वीकार कर दे, अब देखो सांसद भेजेगा, सांसद क्या करेगा? इसमें भेजेगा जब दोनों सदन स्वीकार करो। तीसरा क्या होंगे? दूसरा सदन, मतलब उस पर जवाब देने से क्या होगा? 6 महीना ज्यादा हो जाएगा। अधिक का समय ले ले। देखो संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाएंगे। पहला नंबर, इसके 3 कारण में, ये 3 जो कारण है 3 स्थिति में बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। पहला, जब एक कोई विधेयक होता है, जब कोई विधेयक पारित किया जाता है तो हमारे 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो अगर मान लो कि लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा क्या किया? उसको मानवे नहीं किया, दूसरा सदन क्या किया? उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। जब लोकसभा और राज्यसभा दूसरा नंबर में, जब दोनों अस्वीकार कर दे। तीसरा होता है कि दूसरा सदन, मतलब कि ये राज्यसभा लिया लेकिन 6 महीने तक उसका कोई अता पता नहीं क्या उसमें उसका अपना राज्यसभा की क्या राय है, तो राष्ट्रपति इसमें इस 3 कारण जब होते हैं तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है। तो आप जो है हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, इसका नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखो राष्ट्रपति के बारे में जो है ना बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। राष्ट्रपति जो है ये क्या है? हमारे संसद के एक अभिन्न अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जब राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो राष्ट्रपति बनते हैं अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति जो है ना संघीय कार्यपालिका का प्रधान है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखो संघीय कार्यपालिका का प्रधान, संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। देखो संघीय कार्यपालिका कौन होता है? प्रधान होता है राष्ट्रपति। लेकिन मंत्री परिषद जो होती है, देखो मंत्री परिषद क्या होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? जैसे देखो मंत्री परिषद, इसका खेल है बहुत ज्यादा। देखो मंत्री परिषद का नेता कौन होता है? मेंबरशिप ऑफ लीडर, तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? अभी देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। तो ये होते हैं, तो ये नाम मात्र की, राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, संघीय सदन होता है, ठीक है, संघीय कार्यपालिका होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक। पहला नंबर तो आप ये जान लें कि ये देश का जो होगा पहला नागरिक कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति कहलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय कहलाएंगे। अब देखो इसके में क्या बन सकते हैं, अब कहा गया कि राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, राष्ट्रपति कौन हो सकता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, पद की, देखो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, पहला नंबर वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। देखो पहला नंबर तो अगर कोई मान लो कि आप कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो पहला नंबर वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। देखो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष को होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। अब जो देखो ये पागल या दिवालिया ना हो, तीसरे नंबर में ये होगा। और देखो और क्या हो सकते हैं, अब एक और खास बात कि ये जो है ना राष्ट्रपति जब चुनाव हो तो कोई भी लाभ के पद पर ना हो, अगर इससे पहले अगर मान लो कि अगर ये पहले राष्ट्रपति है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब देखो अब अगले क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यता वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वो जो है ना 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके संबंध में और क्या हो सकते हैं, देखो इसको कौन कौन से जो सुविधा होते हैं, सुविधा राष्ट्रपति के बारे में सुविधाएं, क्या क्या सुविधा प्राप्त है। देखो इसका जो मासिक वेतन है 5 लाख रुपए, मासिक वेतन कितना है इसका, मासिक वेतन देखो इसका मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, कितना है 5 लाख रुपए, ठीक है 5 लाख रुपए मासिक वेतन होता है। और एक बात, ये जो 5 लाख रुपए हुआ ये आयकर से मुक्त होते हैं, आयकर, इस पर आयकर नहीं लगता है, आयकर से मुक्त होते हैं, ठीक है, ये आयकर से मुक्त होते हैं। आयकर से मुक्त होने का कहने का मतलब है कि इसको जो है जिस तरह हम लोग अगर मान लो कि जिस तरह अब अगर इंडिया में अगर कोई मान लो कि आप अगर 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो उसमें से 20 लाख जो रुपए हैं वो सरकार के हो जाएंगे, बचेंगे आपके पास 80 लाख रुपए। तो ऐसा होता है, लेकिन राष्ट्रपति की जो सुविधा होती है मतलब 5 लाख रुपए महीना मिलता है और ये क्या होते हैं आयकर से मुक्त होते हैं, किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता है। और इसके बहुत सारे इसके पास जो है ना सुविधाएं प्राप्त होते हैं, जैसे कार हो गया, रहने हो गया, आवास की सुविधा हो गई, आवास की भी सुविधा होती है, ठीक है, आवास की सुविधा होती है, घर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे इसको फ्री में दिए जाते हैं। और क्या होंगे, इसका जो पेंशन है, वार्षिक पेंशन, पता है इसको वार्षिक पेंशन मिलता है, वार्षिक पेंशन कितना मिलते हैं, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए होते हैं। 1.5 लाख का क्या होता है, 1.5 लाख रुपीज क्या होता है, लाख महीना होता है, महीना, ठीक है। देखो वार्षिक पेंशन इतना है। और ये कोई अगर मान लो कि राष्ट्रपति बना, उसके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का जो है कमी नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति को। तो सबसे पहले तो देश प्रथम नागरिक होगा, अनुच्छेद 52 के तहत बनाए जाएंगे। अब देखो अब और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिटाएंगे, ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। देखो अब मान लो कि अगर राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहे तो कैसे हो सकता है। देखो अगर राष्ट्रपति मान लो अपना पद त्यागना चाहे, मतलब पद से त्याग, ये 2 स्थिति में हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति खुद चाहे और दूसरा इस पे महाभियोग लगा के हटाया जाए। पहला क्या हो सकता है, पहला राष्ट्रपति त्यागपत्र कैसे देगा, राष्ट्रपति त्यागपत्र कैसे देगा, पहला त्यागपत्र देकर अपने पद छोड़ सकता है। दूसरा क्या होते हैं, महाभियोग लगाकर, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग लगाकर। एक बात ध्यान देना, त्यागपत्र सबसे पहले समझते हैं इस पहला को,
त्यागपत्र देकर। देखो अगर मान लो कि राष्ट्रपति को हटना है अपने पद से तो पहले क्या कहेगा, वो त्यागपत्र देगा। लेकिन किसको देगा त्यागपत्र, त्यागपत्र देगा ये राष्ट्रपति। देखो पहला नंबर हम समझते हैं, पहला नंबर त्यागपत्र देगा कितना, त्यागपत्र देगा, किसको देगा, त्यागपत्र देगा भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। और इसकी सूचना इसको 14 दिन पहले देनी होगी राष्ट्रपति को, भैया हम त्यागपत्र देने वाले हैं, तो ये हट सकते हैं। अब देखो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और पानी पीना साथ साथ जरूरी होता है, उसी प्रकार जब पॉलिटी पढ़ते हैं अनुच्छेद जानना जरूरी है, कौन चीज किस अनुच्छेद के तहत हो रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया लगती है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में, ठीक है, अनुच्छेद लगते हैं 61 के तहत। और देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो महाभियोग, अब इस चीज को समझते हैं। पहला नंबर तो वो त्यागपत्र राष्ट्रपति खुद देंगे। अगर मान लो, अब देखो महाभियोग लगाकर, महाभियोग कैसे लगता है, एक कारण है अनुच्छेद 61 में। देखो महाभियोग कैसे लगाएगा, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के भाग 1 में वर्णित है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें वर्णित है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के ऊपर। इसमें कहा गया कि, इसमें एक चीज कहा गया कि संवैधानिक, राष्ट्रपति क्या करते हैं, संवैधानिक राष्ट्र, संवैधानिक उल्लंघन। देखो जो लोकसभा होते हैं या राज्यसभा होते हैं, जब मान लो ऐसे समझते हैं कि मैं लोकसभा का सदस्य हूं, और मैंने क्या किया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया। महाभियोग लगाने के कारण 61 के 1 में वर्णित है, क्या है वो, ये चीज है कि किससे ऐसा लगा सकते हैं जब राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन किया, संविधान का कोई प्रावधान है उसका उल्लंघन कर दिया गया हो, तब उस पर हम क्या कर सकते हैं, तब उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि लोकसभा का सदस्य हूं, मैं क्या करूंगा, अपने जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं उसमें 1/4 सदस्य, लोकसभा का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। सदस्य का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब सिग्नेचर होना चाहिए। मान लो कि मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैंने राष्ट्रपति महोदय पर अनुच्छेद, मतलब कि अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया, कहा कि भैया ये जो राष्ट्रपति है ना वो क्या किए, संवैधानिक तंत्र का कोई संविधान में प्रावधान था उनका उल्लंघन कर दिए, तो क्या होगा, पहले एक सदस्य क्या था। देखो अब प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति महाभियोग लगाने के, कारण क्या होगा, कारण ये होंगे, देखो इधर कारण क्या होंगे, कारण होगा कि संवैधानिक तंत्र क्या उल्लंघन कर दिया गया। सदस्य का क्या होगा, 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। मान लो कि मैं लोकसभा से हूं, मैंने क्या किया, इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया, तो 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर करके कहां भेजेंगे, दूसरा सदन क्या है, राज्यसभा, मैं राज्यसभा में भेजूंगा ये इस पत्र को। राज्यसभा क्या करेगा, उस पर जांच पड़ताल करेगा, क्या ये बात सही है, क्या राष्ट्रपति ने महोदय ने सच में संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसका जो 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य क्या करेगा, इस जांच पड़ताल करेगा, और जांच पड़ताल के 2/3 सदस्य का हस्ताक्षर के साथ क्या करेगा, हस्ताक्षर के साथ क्या करेगा, उसको क्या करेगा, यह हस्ताक्षर कर देगा और ये कहेगा कि अब ठीक है, सच में राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया है, इसका उल्लंघन किया है। तो ये प्रक्रिया जो पूरी समझी जाएगी और राष्ट्रपति को जो है ना त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये अनुच्छेद 61 के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होंगे, राष्ट्रपति उस दिन, लेकिन अगर ये सब बात हो रही हो तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले, 14 दिन पहले देनी होगी। याद रखना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि मैं जो है आप पर इस कारण से आप पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहा हूं। तो वीडियो बन रहा है, देखो क्या होंगे, पहले आप इसका सुन लो, मिटाएंगे हम, ठीक है। चलो मिटाते हैं। देखो और भी बहुत सारे राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं, पहले उसको जानते हैं। इस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। देखो राष्ट्रपति को एक और होती है कि राष्ट्रपति को राजनयिक शक्ति प्रदान है, राजनयिक। अब ये क्या होते हैं,
देखो राजनयिक शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान, राष्ट्रपति महोदय को। अब राजनयिक शक्ति क्या होते हैं, मान लो कि हमारे देश में अगर कोई भी, अगर मान लो कि हमारे देश नरेंद्र मोदी जी अपने किसी दूसरे विदेश के साथ समझौता होता है या कोई संधि होती है, तो वो क्या होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, उसी को राजनयिक शक्ति कहा जाता है। देखो तो ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर मान लो दूसरे देशों के साथ समझौता होगा, दूसरे देशों के साथ, या दूसरे विदेशी बोल सकते हैं, दूसरे देशों के साथ क्या होगा, समझौता हुआ, समझौता हुआ। दूसरा, पहला नंबर। दूसरा क्या होंगे, कोई संधि हुई, संधि हुई, तो वह क्या होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। देखो हमारे देश के साथ दूसरे देशों के साथ अगर कोई समझौता हुआ विदेश में, तो किसके नाम पर होंगे, राष्ट्रपति महोदय के नाम पर होंगे। समझ में आ गया। तो चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसको कौन कौन से अब अधिकार प्राप्त हैं। इसको ना नियुक्ति संबंधी अधिकार प्राप्त है। नियुक्ति संबंधी, देखो क्या प्राप्त है, नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार। देखो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, ये राष्ट्रपति महोदय ने बहुत सारी चीजों का नियुक्ति करते हैं। जैसे हमारे देश में मान लो कि चुनाव आयुक्त, मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। जैसे पहला, चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति करता है चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त हुआ। दूसरा नंबर क्या हुआ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है, एक मिनट समझो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तीसरा किसने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए उम्र सीमा जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए। अगर मान लो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के सदस्य होते हैं, उसके नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि सर्वोच्च न्यायालय उसका जो करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। इसको विधायी शक्तियां भी प्राप्त होते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के कौन कौन से बन सकते हैं। अब देखो राष्ट्रपति को बहुत सारे ना, मतलब कि आपातकालीन सुविधा प्रदान है। अब देखो राष्ट्रपति क्या, इसको आपातकालीन सुविधा प्रदान है। क्या होते हैं, आपातकालीन। देखो आपातकालीन सुविधा इसको प्राप्त है, जो कि संविधान के भाग, ये जो है ना आपातकालीन सुविधा जो है वो संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद जो अनुच्छेद है वो है 352, कितने से, 352 से कितने तक, 360 तक। इतना के बीच में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। पहला जो है मान लो कि पहला अनुच्छेद 352 कब, देखो 3 को अनुच्छेद होता है, एक मिनट जान लो। पहला जो आपातकालीन सुविधा है वो 352 में होता है, अनुच्छेद 352 लिखते हैं, अनुच्छेद 352 होते हैं, अनुच्छेद 352 होते हैं। दूसरा होते हैं क्या, 356, अनुच्छेद 356 होते हैं। और तीसरा कारण है अनुच्छेद 360 होते हैं। अनुच्छेद क्या होते हैं, 360 होते हैं। ये जो है तीनों का तीनों अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब देखो ये किस स्थिति में लगेगा, मान लो कि देश में क्या हुआ, युद्ध हुआ, बाहर से आक्रमण हुआ या आंतरिक कोई आक्रमण हुआ, तो इसमें क्या लगेंगे, ये वाला अनुच्छेद 352 लगेगा। मान लो पहला कारण क्या हुआ, देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण, इसको बोलते हैं बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अपने मत से लगा सकते हैं। कहां लगा सकते हैं, अनुच्छेद 352। समझो इस बात को, मान लो कि देश में, मान लो कि चीन ने भारत पर अटैक कर दिया, स्थिति बहुत ही गंभीर है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा। यहाँ पर अगर मान लो कि लोगों ने अपने ही गांव में, अपने ही देश में विद्रोह कर दिया, तो वहां यहाँ पर ही लेगा। देखो अनुच्छेद 356 को क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन। क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन।
देखो अनुच्छेद 356 को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। कब लगाया जाता है? जब राज्यों में संवैधानिक राजतंत्र असफल होने पर। राज्यों में, देखो समझो इस बात को, राज्यों में संवैधानिक राजतंत्र असफल होने पर, राजतंत्र असफल होने पर क्या होंगे? राज्यों में संवैधानिक राजतंत्र असफल होने पर इसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। कब होगा? राज्य में जब राजधानी, मान लो कि संविधान का कोई उल्लंघन कर दिया, कोई संविधान को मान ही नहीं रहा, कोई कानून को मान ही नहीं रहा, तो कहाँ लगेंगे? तो राज्यों में उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है। ये सब अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को। ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं। अब देखो अनुच्छेद 360 क्या होते हैं? ये आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, ये हैं वित्तीय क्या होते हैं? वित्तीय अव्यवस्था, या मान लो क्या होंगे? अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय अर्थव्यवस्था संबंधित है। ये क्या होंगे? मान लो अर्थव्यवस्था संबंधित है ये वाला, जो इसका जो 2 महीना ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। मान लो कि कोई चीज है या बहुत ज्यादा किसी चीज की महंगाई बढ़ गई, तो वहां पर लोग आंदोलन कर देते हैं ना कि इतनी महंगाई बढ़ गई, ये हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये अनुच्छेद 360 लगेंगे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये सारे के सारे अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। एक और हम देखेंगे, चलो पहले इसका नोट डाउन कर लो, फिर इसको मिटाएंगे। तो इसको मिटाते हैं अब। देखो राष्ट्रपति को ना एक क्षमा करने संबंधी अधिकार प्राप्त है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण, क्षमा संबंधी अधिकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो क्षमा संबंधी अधिकार वो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72, देखो अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति जो है ना क्षमा कर सकते हैं। बहुत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्षमा, दूसरा होता है प्रतिलंबन, तीसरा होता है प्रतिहार, चौथा होता है लघुकरण। देखो ये सारे के सारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब देखो क्या होता है क्षमा, ये अनुच्छेद 72 में वर्णित है। देखो मान लो कि कुछ समय पहले निर्भया का केस हुआ था, या कोई आदमी जो है ना कुछ करता है तो उसके ऊपर मतलब कि फांसी या सजा हो जाता है ना, फांसी या सजा। तो राष्ट्रपति अगर मान लो कोई आदमी राष्ट्रपति से क्षमा याचना करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देखो अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया तो इंडिया में कोई मतलब कोई भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का मन है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो क्षमा में क्या होगा? क्षमा में ये होगा कि राष्ट्रपति, समझो इस बात को, क्षमा में मतलब कि अगर राष्ट्रपति किसी चीज को क्षमा कर देते हैं, वो मतलब किसी को मर्डर भी किया है तो उसका सारा माफ हो जाएगा, ना उससे जेल होगी, ना कोई बात उस पर नहीं होगी। देखो प्रतिलंबन में क्या होता है? प्रतिलंबन में क्या होता है? दूसरा नंबर प्रतिलंबन में होता है कि मान लो कि किसी को फांसी की सजा होने वाली है, फांसी की सजा होने वाली है, तो जो गुनहगार है वो कहेगा कि नहीं आप हमें क्षमा कर दीजिए, या आप हमें कुछ समय का समय दीजिए, कुछ दिनों का समय दीजिए, ताकि मैं अपने दोषी सिद्ध कर सकूं, ताकि मैं जो है ना अपनी मतलब कि मैंने नहीं किया, ऐसा लोग कहता है ना कि मैंने नहीं किया, मुझे कुछ समय का अपने दोस्त को सिद्ध करने के लिए समय दिया जाए, तो वो प्रतिलंबन में आते हैं। देखो प्रतिहार में क्या होता है? प्रतिहार में क्या होता है? प्रतिहार में मान लो कि किसी को मान लो कि इसमें समय को आधा कर दिया जाता है, ठीक है। प्रतिहार में जैसे मान लो किसी को मृत्युदंड है, मान लो कि कोई महिलाओं को मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन महिलाएं क्या है? गर्भवती हैं, तो उस समय में उसको क्या करना है? वहां पर कुछ समय लिए छूट दे दिया जाता है, उस प्रतिहार में होता है। लघुकरण में क्या होते हैं? लघुकरण में क्या होते हैं? अगर मान लो किसी को 20 वर्ष के लिए सजा देगी, 20 वर्ष का जेल हो गया, अगर वो आदमी राष्ट्रपति से ये क्षमा याचना करता है, या कोई कहता है कि हमें छोड़ दीजिए, हमें गलती नहीं की, तो राष्ट्रपति का मन है तो यहाँ पर इसको 10 वर्ष कर दिया जाएगा लघुकरण में। या अगर 2 वर्ष की कठोर सजा तो उसको 2 वर्ष पर 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष कर देगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, बस इतना ही था।
देखो एक और चीज कि ये तो संबंधित है इससे। अब देखो अनुच्छेद, एक और महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद जो होते हैं, अनुच्छेद 70 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति से है। देखो अनुच्छेद 70 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से। क्या होते हैं अनुच्छेद? मान लो कि हमारे देश में बहुत सारे काम को, बहुत सारे कृत्यों को राष्ट्रपति संपादित करते हैं, लेकिन मान लो कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहे, अगर हमारे देश में उस समय राष्ट्रपति नहीं रहे, या तो क्या करें, उपराष्ट्रपति करेगा। अगर मान लो कि उस समय उपराष्ट्रपति भी हमारे देश में नहीं रहे तो क्या होंगे? तो यहाँ पर लगता है अनुच्छेद 70, इसी उद्देश्य से बनाया गया है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, अनुच्छेद 70 से संबंधित है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम। देखो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बना था 1969 में। ठीक है, सॉरी 1969 में बना राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में बना। इसमें कहा गया कि मान लो अगर राष्ट्रपति नहीं रहे हमारे देश में, तो अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उसका काम उपराष्ट्रपति करता है। अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो क्या होगा? अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उस जगह लगेगा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 वाला। उसमें क्या होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, अगर न्यायाधीश नहीं तो वरिष्ठ न्यायाधीश या फिर कोई सदस्य, वो राष्ट्रपति का काम करेगा। वही है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम जो कि 1969 में आया था। राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति कृत्यों का, राष्ट्रपति काम का संपादन करेंगे कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चलो इसको मिटाते हैं। अब हम एक मतलब कि उपराष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम आया था 1970, अनुच्छेद 70 के तहत 1969 में, इसलिए जानना बहुत जरूरी। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति वैसे देखो, उपराष्ट्रपति संघीय सदन का सदस्य नहीं है, बस उसे एक कार्यवाहक है। देखो उपराष्ट्रपति की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति कितने हैं? अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। एक बात देखो, जो योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए होनी चाहिए वही योग्यता इसके लिए भी होनी चाहिए। आयु यही है, आयु इसके लिए कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। सारा कुछ वही है, बस क्या है अनुच्छेद इतना बनेंगे। देखो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, अब बस हो गया। अब हम कुछ और भी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बस ये था, इतना ही था उपराष्ट्रपति संबंधित। वही होना, जो योग्यता राष्ट्रपति के लिए है वही योग्यता उपराष्ट्रपति के लिए। अब कुछ और, जैसे राष्ट्रपति तो कुछ और, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं बात करूं दूसरे राष्ट्रपति के, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति कौन होंगे? दूसरे राष्ट्रपति कौन होंगे? तो दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर, ये सब आ सकता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे। ठीक है, कृष्णन होंगे। अगर मैं बात करूं तीसरे राष्ट्रपति की, तो तीसरे राष्ट्रपति कौन होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। देखो ये 2 बार राष्ट्रपति बने, ये 1 बार राष्ट्रपति बने और 1 बार उपराष्ट्रपति भी बने थे, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, 2 बार बने। देखो अभी कौन है राष्ट्रपति? अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, देखो द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में। तो अब बस क्लास खत्म हो चुकी है। अब आप लोग कमेंट में ये बताना है कि भारत के अभी जो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में अब।